हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आगे का करंट अफेयर देखेंगे। जनवरी का करंट अफेयर हम दृष्टि आईएएस का पीडीएफ से करवा चुका हूं। अब हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर देखेंगे दृष्टि आईएएस के पीडीएफ से। फरवरी 2025 का करंट अफेयर है, तो इस करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ये टॉपिक है और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम लोग सारे अध्ययन में विषयवार अध्ययन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है केंद्रीय बजट 2025। केंद्रीय बजट 2025 तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ही, साथ ही साथ केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के संदर्भ में क्या क्या बजट में लिखा गया वो चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। तो चलिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री और बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी। तो बिहार के जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी ने इस बार बजट पेश किया। और बिहार का बजट हम आपको अलग से पढ़ाया जाएगा कि उसमें बजट कितना रहा, पिछले साल के बजट से कितना ज़्यादा रहा, तो वो डाटा हम यहाँ पे नहीं देंगे। इस बजट में परियोजना से क्या क्या घोषणा था, तो बिहार के लिए बहुत सारे परियोजना की घोषणा किया गया। तो इस बार का बजट सम्राट चौधरी ने पेश किया और इस बार का बजट 2025 का बजट अब तक के बिहार का सबसे बड़ा बजट है पैसा के मामले में देखा जाए तो। चलिए, मुख्य बिंदु क्या क्या है वो देखेंगे। तो मखाना की खेती, तो मखाना आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मखाना बिहार में होता है। लगभग 80 से 85% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। तो मखाना को लेके किसान को बढ़ावा देने के लिए बात कहा गया और मखाना बोर्ड का स्थापना करने के लिए बात कहा गया। ऐसे मखाना बोर्ड का स्थापना दरभंगा में होगा। तो मखाना बोर्ड का स्थापना, और मिथिला को मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला है। तो मिथिला के मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला। और एक प्रश्न और याद रखिएगा कि जो ये मखाना है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, तो मखाना का वैज्ञानिक नाम यूराइल फेरोक्स। तो ये प्रश्न आने का चांस है। क्यों? क्योंकि मखाना बहुत ज़्यादा चर्चा में है। साइंस के अगर प्रश्न के साइंस की तरफ मोड़ने का काम करेगा तो हो सकता है कि मखाना का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले यूराइल फोरेक्स। तो मखाना का वैज्ञानिक नाम क्या है? यूराइल फोरेक्स। और मखाना को जीआई टैग कब दिया गया? तो 2022 में। अब जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। जीआई टैग का जो एक्ट है वो 1999 का है। जीआई टैग एक्ट 1999 का है, 2003 में लागू हुआ। 2004 में पहली बार दार्जिलिंग का चाय को पहला जीआई टैग मिला। और जीआई टैग 10 वर्ष का होता है। जीआई टैग कितना वर्ष का होता है? 10 वर्ष का। तो जीआई टैग 10 वर्ष का होता है। 99 का अधिनियम है, 2003 में लागू हुआ था। 4 में पहली बार कोई जीआई टैग मिला जो दार्जिलिंग का चाय को मिला। चलिए, अब आगे लिखा है बिहार में कुल 80% का योगदान है। तो आपको हम अभी बताएं कि बिहार में लगभग 80 से 85% मखाना का उत्पादन होता है। मखाना का वैज्ञानिक नाम यूराइल फोरेक्स है। ये सभी बात बजट में कहा गया था। तो जो बजट में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बजट आपको अलग से भी पढ़ना है। इसके बाद क्या होगा? तो 5 लाख से अधिक किसानों का लाभ होगा, जिसमें दरभंगा, मधुबनी इत्यादि बहुत सारे जिला बिहार के शामिल होंगे। फिर उसके बाद आगे इसी बजट में परियोजना के लेकर क्या कहा गया है? तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित होगा। उसके बाद कहा गया है ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा जो पटना के बिहटा के में बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछेगा कि ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो बिहटा में। कहाँ? तो बिहटा में। तो दूसरा प्रश्न ध्यान में रखना है। वैज्ञानिक यूराइल फोरेक्स याद रखना है। फिर शिक्षा और बुनियादी ढांचा से संबंधित क्या क्या हुआ है? तो शिक्षा और बुनियादी ढांचा से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पूर्वोदय पहल। पूर्व भारत के विकास के लिए पूर्वोदय पहल के अंतर्गत खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किया जाएगा। उसके बाद है भारतीय औद्योगिक संस्थान आईआईटी। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी का स्थापना किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब आपको बताना है कि वो कौन से पंचवर्षीय योजना था जिसमें 5 आईआईटी का स्थापना किया गया था। तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी पटना का स्थापना 2008 में हुआ था। तो अब आपको भी पता है आईआईटी है तो शिक्षा को बुनियादी ढांचे को विस्तृत करने का कुछ योजना होगा। उसके बाद देखेंगे बजट में ही एक और है पर्यटन को विकास को लेकर, क्योंकि ऐसे भी पता है बिहार में पर्यटन अच्छे खासे हैं, बशर्ते उसको अगर अच्छे से बनाया और बढ़ाया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विष्णुपद और महाबोधि मंदिर, विष्णुपद गया में
और महाबोधि मंदिर बोधगया में, दोनों जिला गया ही है। विष्णुपद फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे, और महाबोधि मंदिर बोधगया जो है वो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे है। तो ये दोनों विष्णुपद और महाबोधि मंदिर जो है इसके बीच में कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कॉरिडोर का मतलब ये दोनों को जोड़ा जाएगा, जिससे ये दोनों जगह को अच्छे से घूमने में सहायता हो, वहाँ लोगों को पहुँच बेहतर हो। और एक किसके समग्र विकास किया जाएगा, तो एक उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है, उसी के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को बनाया जाएगा। अब हम आपको बता दें, जो महाबोधि मंदिर है वो यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को में शामिल है, और ये मंदिर को 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अब विष्णुपद मंदिर के बारे में हम आपको चर्चा कर देते हैं। विष्णुपद मंदिर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया था। तो विष्णुपद मंदिर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया था। अहिल्याबाई होलकर। काला ग्रेनाइट चट्टान से बना है, काला ग्रेनाइट चट्टान से बना है और भगवान विष्णु से संबंधित है, आगे लिखा भी होगा। तो गया स्थित विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के किनारे है, भगवान विष्णु को समर्पित है, आपको ये देखने को मिला। पौराणिक मान्यता क्या है, तो गयासुर नामक राक्षस ने देवताओं से प्रार्थना की थी, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब ये मंदिर कैसे बना है, विशेष कला यानी वास्तुकला का विशेषताएं क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए 44 बड़े स्तंभ है, 100 फीट ऊंचा है और बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक चट्टान से बनाया गया है जो मुंगेर के काले पत्थर से बने हैं। अष्टकोणीय मंदिर है और 1787 में महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो हम आपको पहले बताए थे, तो 1787 में महारानी अहिल्याबाई होलकर के आदेश पर इसे बनाया गया था। बाकी कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो अभी भी प्रचलित हैं। पितृपक्ष जो लगभग 14 दिन का ये मेला होता है। अगर आपसे पूछेगा कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगाया जाता है, तो गया, तो पितृपक्ष मेला गया में लगाया जाता है और ये टोटल 14 डेज का होता है, 14 डेज का, तो आपको ये ध्यान में रखना है। बोधगया में महाबोधि मंदिर। अब बोधगया में महाबोधि मंदिर का थोड़ा सा चर्चा है। तो ऐसा माना जाता है कि यह स्थान गौतम बुद्ध महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे, और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे वो अभी 5वां पीढ़ी का पीपल है। शशांक वो वृक्ष को कटवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, और गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु दोनों आपको ध्यान में रखना है। इनके माता पिता, गौतम बुद्ध का जो प्रतीक था जन्म के समय क्या था, घर से बाहर निकले थे यानी महाभिनिष्क्रमण क्या था, उसके बाद ज्ञान प्राप्त किए, फिर प्रथम उपदेश दिए, फिर उसके बाद महानिर्वाण हुआ तो उनका क्या था, ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसे हम पिछले वीडियो में करवा चुके थे, इसीलिए हम इस पर उतना जोर नहीं दे रहे हैं। जो मूल मंदिर है विष्णुपद का, जो मूल मंदिर है वो सम्राट अशोक ने 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास निर्माण करवाया था। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बजट आया था, ये जो टॉपिक था ये है बजट। तो बजट से हम लोग क्या क्या एक बार देख लिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बजट 2025 सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया था, और इस बजट में बिहार के लिए क्या क्या था, तो मोटा मोटी आप एक बार मखाना बोर्ड से संबंधित था, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था, ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा था, कुछ IIT से संबंधित था, मंदिर और कॉरिडोर निर्माण से संबंधित था। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है, और इसी बात से संबंधित बहुत सारा हम आपको स्टैटिस फैक्ट भी आपको याद करवाते हैं। तो ना कि ये बिहार करेंट अफेयर है, बल्कि आपको कम से कम 30 नंबर के आसपास के लिए तैयारी है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्यूल नदी पर 49 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि क्यूल नदी पर हाल ही में एक पुल का शिलान्यास किया गया है, लेकिन आया है नदी। तो बिहार में हम लोग नदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये है गंगा नदी, और इस गंगा नदी से बहुत सारे नदी ऊपर के और नीचे के छोर से गंगा नदी में मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना है, सबसे पहला नदी घग्गर नदी, गंडक नदी, यानी जी घग्गर, गंडक जी, तो घग्गर नदी और गंडक नदी। उसके बाद हम लोग बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, उसके बाद कमला नदी, उसके बाद कोसी नदी, उसके बाद महानंदा नदी। तो ए है जी बी के। ये जो मैप है, मैप बस हमारा रफ ड्राई करा गया है, ऐसा नहीं कि आप समझ लेना रियल है।
तो जी वे के बी के एम। तो जी से घग्गर, जी से गंडक, बी से बूढ़ी गंडक, बागमती, के से कमला, के से कोसी, महानदी। एक क्रम है, एक क्रम को आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का क्रम ये हो गया जो गंगा नदी में मिलता है। नीचे में सबसे पहले कर्मनाशा नदी जो बिहार और यूपी के बॉर्डर शेयर करता है, तो एक कर्मनाशा नदी हो गया, कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी के बाद सोन नदी जो पटना के आसपास मिलता है, तो सोन नदी, तो के एस सोन नदी। उसके बाद फतुहा के पास पुनपुन नदी, पुन नदी। और उसके बाद फल्गु नदी, फल्गु नदी। ऐसे गंगा में नहीं मिलता है, विलुप्त हो जाता है पहले ही, तो फल्गु नदी। और एक है क्यूल नदी, और यही क्यूल नदी का चर्चा है, तो बस आप ध्यान में रखिएगा क्यूल नदी। और उसके बाद एक है अजय नदी। जगह कम होने की वजह से हम ऐसे लिखे हैं, ये इधर की ओर बहता है, याद रखिएगा। तो ऊपर का ट्रिक क्या बना, जी बी के एम। नीचे का क्या बना, के एस पी एफ के ए। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो आपको दिमाग में रहने लगेगा, क्रम से है। तो अभी क्यूल नदी पर हाल ही में एक पुल का शिलान्यास हुआ है। बाकी इस पुल के बारे में डिटेल नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। 390 मीटर और 12 मीटर इसका चौड़ाई है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्यूल नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। हाँ, क्यूल नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पहाड़ से हुआ है, ये ध्यान में रखना है। झारखंड के गिरिडीह जिले से में स्थित पर्वतमाला से गिरती है। बाकी आगे बढ़ेंगे। एक पुस्तक है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स। ये पुस्तक कैसे कोई व्यक्ति स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचा है उसके बारे में चर्चा है। और ये पुस्तक लिखने वाले थे मनोज कुमार। तो मनोज कुमार के द्वारा लिखित ये पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स। और ये पुस्तक को जो मतलब कि संपादित यानी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। ये जो मनोज कुमार हैं वो बिहार के कोसी क्षेत्र से दिल्ली तक की यात्रा को कैसे किए हैं उसी के संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक का वर्णन है। सॉरी, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है तीसरा, लखीसराय संग्रहालय। तो लखीसराय संग्रहालय का घोषणा का अगर बात करें तब तो ये 2018 में हुआ था, लेकिन फाइनली 6 फरवरी 2025 को लखीसराय संग्रहालय का मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन कर दिया गया। अब लखीसराय संग्रहालय आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय, तो पटना संग्रहालय का स्थापना 1917 में हुआ था। और पिछले बार हम बताए थे BHU का स्थापना, पटना कॉलेज का स्थापना, पटना कॉलेज का स्थापना, पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना। तो पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में, पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में, पटना हाई कोर्ट का स्थापना, पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। पटना संग्रहालय BHU का स्थापना 1916 में, ये छूट गया था। तो पटना संग्रहालय 1917 ये नया था, पीछे के वीडियो में ये सब हम बताए थे। चलिए, लखीसराय संग्रहालय के बारे में, यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग लखीसराय ज़िले में जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे शिलालेख, मृतभांड, बौद्ध स्तूप, तो बौद्ध स्तूप भी वहाँ है, कीमती पत्थर है, और अशोक धाम मंदिर, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि अशोक धाम मंदिर कहाँ है तो लखीसराय में। तो अशोक धाम मंदिर कहाँ है, लखीसराय में, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी वैसा कुछ है नहीं। हाँ देखिए, लिखा हुआ है कि इसकी घोषणा 2018 में की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब लखीसराय जिला के बारे में देख लेते हैं कि ये जिला, तो ये जिला का स्थापना 1994 में स्थापित किया गया था। और पहले लखीसराय मुंगेर जिला का एक अनुमंडल था, लेकिन वर्तमान में अब एक जिला है। और इस जिले के भीतर महत्वपूर्ण मंदिर में कौन कौन है, तो अभी आप देखे थे अशोक धाम मंदिर आपको याद रखना है, श्रृंगी ऋषि मंदिर है, जलप्पा स्थान है, अभयनाथ स्थान है, और भी है गोविंद बाबा स्थान है, ध्यान रखना है। मनेर शरीफ, चलिए अब ये देखेंगे। मनेर शरीफ अगर आपसे पूछे कि कहाँ है, तो मनेर शरीफ पटना में है। बिहार के मुख्यमंत्री मनेर शरीफ क्यों चर्चा में रहा उसके पीछे भी रीज़न है। तो मनेर शरीफ में हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के 1756 में उसर में शामिल हुए थे। मनेर शरीफ बिहार के पटना जिले में स्थित है, यही आपको याद रखना है। और पुराना नाम मनियार मथान था, ये आपको ध्यान में रखना है।
संगीत, इसका अर्थ होता है संगीतमय शहर, यानी मन्यार मथान का मतलब होता है संगीतमय शहर, ऐसे ये आएगा नहीं। बिहार सरकार पर्यटन विभाग, तो बिहार सरकार पर्यटन विभाग आया है, तो बिहार सरकार पर्यटन विभाग का स्थापना कब हुआ है? तो बिहार सरकार पर्यटन विभाग का स्थापना 1980। और एक प्रश्न है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ है? जो पिछले वीडियो देखे होंगे अच्छे से, वो प्रश्न को जरूर जवाब दे पाएंगे कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है। मखदूम उल मुल्क बिहारी और मखदूम ए जहां नाम से भी जाना जाता था इनको, मखदूम या मन्नेरी को, और ए अरबी फारसी तर्कशास्त्र दर्शनशास्त्र इत्यादि सूफीवाद थे। फिरदौसी संप्रदाय से संबंध रखते थे। तो ये प्रश्न याद रखना है कि जो मखदूम याहिया मन्नेरी थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो फिरदौसी संप्रदाय से। तो यानी ये इनका मनेर शरीफ में इनका तीर्थ स्थल है, दरगाह है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो याहिया मखदूम याहिया मन्नेरी का जो दरगाह है वो पटना में है, मनेर जिसको हम लोग मनेर शरीफ बोलते हैं। और ये मखदूम याहिया मन्नेरी जो हैं वो फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित हैं। चलिए, ये तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि नवादा में हाल ही में 142 योजना, डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि नवादा में अभी हाल ही में कितने योजना का उद्घाटन करने का बात किया गया? तो 142 योजना। और हर योजना को आप देख के मोटा मोटी बस अनुमान लगा सकते हैं क्या क्या है। बाकी आप नवादा में मेडिकल कॉलेज का स्थापना होगा, डिग्री कॉलेज, प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा, 27 वार्ड में गंगा जल की आपूर्ति करवाई जाएगी, रजौली में औद्योगिक क्षेत्र, ए रजौली याद रखिएगा, रजौली कहाँ है? तो नवादा में। ये आपको समझने वाला बात है, याद रखिएगा। रजौली औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो नवादा में। नवादा मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, मगही का यहाँ का लोग का जो भाषा है वो मगही भाषा है। फिर नवादा जो शब्द है वो नव प्लस आवादा 2 शब्द से बना है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट, नवादा में ककोला झरना अगर आपसे पूछे कि कहाँ है तो नवादा में। प्रजातंत्र द्वार कहाँ है? तो नवादा में। और नारद संग्रहालय कहाँ है? तो नवादा में। तो नारद संग्रहालय को विशेष ध्यान में रखिएगा और ककोला झरना को। फिर उसी तरीक़ा से औरंगाबाद में 195 योजना को शिलान्यास किया जा रहा है। जिस तरीक़ा से नवादा में 142, तो नवादा में 142 और औरंगाबाद जिला में 195। नवादा में 142 योजना को शुरुआत किया जा रहा है और वही औरंगाबाद जिला में 195। और उसी में 195 में भी यहाँ कुछ न कुछ जो योजना होगा वो, जिसके तहत 127 करोड़ रुपये का लागत लगेगा, ये दिया गया है। जैसे देवनगर पंचायत में रिंग रोड का निर्माण होगा, बिशुनपुर कौशल का निर्माण होगा, राष्ट्रीय उच्च पथ पर ट्रामा सेंटर का निर्माण होगा। बाकी आप देख लीजिएगा। औरंगाबाद जिले में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम का निर्माण होगा, ये अच्छा है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम का। मदनपुर प्रखंड के चांद बीघा गाँव में केसहर नदी पर चेक डैम का निर्माण होगा। तो अगर आपसे पूछे कि चेक डैम कहाँ है तो कौन सा जिला में है, तो औरंगाबाद में। और प्रखंड में अगर डिटेल जाना पूछे तो चांद बीघा। तो आप जिला ही ध्यान में रखें, औरंगाबाद जिला में चेक डैम, तो यहाँ से चेक डैम आपको ध्यान में रखना है। औरंगाबाद जिला में भी नए मेडिकल कॉलेज का और अस्पताल का निर्माण करने का चर्चा किया गया है। तो लगभग 195 योजना और नवादा में 142 योजना, तो ये आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराहमा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये बराहमा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। इसमें जो मध्य बिहार के दरभंगा जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा, ऐसे भी ये प्रश्न पूछेगा तो आप दरभंगा टिक लगा देंगे। क्यों? दरभंगा नाम भी में भी दरभंगा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव पूछ नहीं सकता है, दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव, तो ये नाम से क्लियर है। लेकिन एक क्रम कैमा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 12 नंबर वाले हैं। और ये 3 दिवसीय प्रतिष्ठित फिल्म उत्सव के क्लोजिंग फिल्म बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा द्वारा निर्देशित दादा लक्ष्मी, तो जब ये समापन इसका था तो उसके जो अंतिम जो फिल्म था समापन के समय वो यशपाल शर्मा के द्वारा निर्देशित दादा लक्ष्मी रहा था, जिसको दर्शकों ने खूब सराहा। बाकी फिर ऐसा कुछ है नहीं। फिर दरभंगा जिला, तो ये बागमती नदी के क्षेत्र में आता है। तो ये आपको याद रखना है कि बागमती नदी के क्षेत्र में आता है दरभंगा के उत्तर में। ये तो उसका चौहद्दी हो गया, तो आपको उतना ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब केंद्रीय बजट 2025-26 आया है, जिसमें बिहार के लिए प्रमुख आवंटन। चले पहले बजट के बारे में कुछ बता देते हैं। तो बजट, पहला तो बजट
शब्द जो है वो हमारे संविधान में चर्चा नहीं है, बल्कि इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण। तो कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में क्या कहा है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 के बाद अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 117, इतना हम लोग देख लेते हैं। फिर 110 भी देख लेंगे। 110 में है धन विधेयक। 111 भी देख लेते हैं। 111 में क्या है कि जब कोई विधेयक संसद से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर विधेयक को मंजूरी देने के लिए, तो जब संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का मंजूरी। 113, 114, 115, 116, 117 सभी देख लेंगे। अभी बजट का चर्चा है तो बजट का चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन उसके जगह पर हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय शब्द का चर्चा है, और वार्षिक वित्तीय शब्द अनुच्छेद 112 में वर्णन है। अब अनुच्छेद 112 आया है तो हम लोग आगे सब अनुच्छेद देखेंगे जो बजट से संबंधित या इसी के इर्द गिर्द प्रश्न पूछने का जो चांस रहेगा वो। तो 113 में है बजट का आकलन। 113 में क्या है? बजट का आकलन। 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। तो 114 में विनियोग विधेयक। 115 में क्या है? अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान। 116 में क्या है? तो लेखानुदान। लेखानुदान। और 117 में है वित्त विधेयक। 110 में है धन विधेयक। और 111 में क्या बोलते हैं कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदन से पारित हो जाता है तो वो विधेयक राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए भेजा जाता है। तो वही बात अनुच्छेद 111 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाना चाहिए। तो 111। अब हम लोग आगे देखते हैं। 1 फरवरी 2025 को बजट 1 फरवरी को लाया जाता है। इसके पहले आर्थिक समीक्षा लाया जाता है। बजट केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और अब हम आपको बता दें कि भारत में सबसे पहला बार जो बजट है, पहला बजट सबसे पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जेम्स विल्सन। तो भारत में सबसे पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा? तो सन्मुखम सेठी। किसके द्वारा? स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो था वो सन्मुखम सेठी। और एक और प्रश्न यहाँ से आता है कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई कुल 10 बार बजट पेश किए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बार महिला जो बजट पेश की वो इंदिरा गांधी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पहली महिला जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री रही उसने बजट पेश करने वाला, तो वो निर्मला सीतारमन। तो इसमें मखाना बोर्ड का चर्चा आ गया। तो मखाना बोर्ड यानी बिहार में बनने वाला है। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। लगभग पूरे भारत में मखाना के उत्पादन में बिहार में कितना परसेंट? तो 80% का है। मखाना का जीआई टैग का मिला तो 2022। और जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जोग्राफिकल इंडिकेटर, जिसमें बिहार भारत का 80% योगदान है, हो चुका है। फूड प्रोसेसिंग के स्थान में बिहार को भी ध्यान दिया जाता है। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? तो जैसे हम लोग टमाटर उपजाते हैं लेकिन उसी को प्रोसेसिंग करके टमाटो सॉस बनाया जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग को लेके भी बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने स्थापना करने की घोषणा की है खाद्य प्रसंस्करण को, जिससे बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनफील्ड के बारे में चर्चा हो चुका था। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होगा। फिर ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा पटना के बिहटा में। ये तो ऊपर का ही डाटा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी बिहार के ही संदर्भ में रहेगा। आईआईटी, तो पटना आईआईटी का स्थापना 2008 में हुआ था और ये पटना के लिए छात्रावास सहित बुनियादी ढांचा को विस्तार करेगा। फिर वही है विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा, बजट में चर्चा है। विष्णुपद मंदिर काले ग्रेनाइट चट्टान से बना है।
बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो अहिल्याबाई होलकर। तो आगे देखेंगे बिहार में भूकंप के झटके। तो अभी फरवरी मंथ में बिहार में भूकंप का झटका आया था और वो सिवान में आया था 4 तीव्रता में। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में जो भूकंप का जोन है वो कौन कौन सा जोन है। तो 5 वाला भी भूकंप है, 4 वाला भी और 3। तो जो बिहार में जो भूकंप के जो क्षेत्र हैं वो 5, 4, 3 वाले क्षेत्र हैं। अगर आपके भारत के संदर्भ में बात करें तो 2, 3, 4 और 5 ये 4 क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। तो 5 सबसे ज़्यादा तीव्र होता है, फिर उसे कम 4, फिर उसे कम 3। तो बिहार में भूकंप की तेज़ झटका भी देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में 5 वाले जोन में भी आते हैं, 4 वाले और 3 वाले में भी। तो सिवान में हाल ही में भूकंप देखने को मिला। बाकी कुछ है नहीं इसमें। मधुबनी चित्रकला, तो आपको पता है बिहार में 3 चित्रकला बहुत ज़्यादा फेमस है। एक मधुबनी चित्रकला, एक पटना कलम, एक मौर्य कला, एक पटना कलम और एक मधुबनी चित्रकला। तो ये जो है मधुबनी चित्रकला के बारे में चर्चा में है, और क्यों चर्चा में क्यों वो अब देखते हैं। तो यूरोपीय देश की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बच्चों को भारतीय लोक कला पर आधारित लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट और जिग्सा पहेली उपहार दिया। अब आपको आया है अमेरिका यूएसए और उसी का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका का 50वां नंबर का उपराष्ट्रपति हैं। और अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर का राष्ट्रपति हैं अमेरिका का, तो वो हैं 47 नंबर का राष्ट्रपति। तो ए हो गया आगे। अब ए याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट है और एक है जिग्सा पहेली। तो लकड़ी का खिलौना सेट और जिग्सा पहेली ये आप देख सकते हैं, जो उपहार के तौर पर दिया गया जेडी वेंस के बच्चे को। और ये उपहार कहाँ दिया गया था, तो फ्रांस में। जिग्सा पहेली हो गया पश्चिम बंगाल की काली घाट कला से संबंधित है। संथाल पेंटिंग और बिहार की मधुबनी पेंटिंग जैसी विभिन्न लोक चित्रकला शैलियों को शामिल करके भारत का समृद्ध कला विरासत को दर्शाया गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे मधुबनी कला। तो मधुबनी कला मिथिला क्षेत्र में विकसित हुआ है। मधुबनी कला का जो प्रयोग है या वर्णन है वो रामायण में भी देखने को मिलता है। यह चित्रकला प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध भारतीय चित्रकला में से एक है। नेपाल में भी इसका अभ्यास किया जाता है। ये देखो यहाँ लिखा है, महाकाव्य रामायण में भी देखा जा सकता है। मिथिला और मधुबनी कला के नाम, मिथिला या मधुबनी कला के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इसमें शैली क्या है, तो ज्यामितीय पैटर्न, पुष्प, पशु और पक्षी रूपांकन शैली। भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। और बिहार का अगर बात करें तो हम ऊपर लिखे थे। तो ये भूकंप से संबंधित कुछ टॉप पॉइंट हैं। भूकंप मापी रिक्टर पैमाना मर्कली। कहाँ वर्णन है भूकंप के वितरण को लेकर ध्यान में रखिएगा। तो देखो परिप्रशांत मेखला 81%, अल्पाइन भूकंप मेखला का 17% और मध्य अटलांटिक कटक जो जल के नीचे डूबा हुआ है। तो पूरे विश्व में इस तरीक़ा से भूकंप के जो ज़्यादा भूकंप संभावित क्षेत्र हैं उसका वितरण ऐसे ही है। गया जिले के जे स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला। अब सबसे पहले जीआई टैग आया है, तो जीआई टैग 1999 का एक्ट है, 2003 में लागू हुआ और 2004 में पहला बार जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को दिया गया। अब बिहार के बहुत सारे जीआई टैग का हम नाम लिख देते हैं क्योंकि आएगा। तो सबसे पहले बिहार का जीआई टैग में कुछ भी नाम क्रम नहीं है, बस आप लिखते जाना। शाही लीची बिहार का एक उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। दूसरा जर्दालू आम भागलपुर का है जिसको भी जीआई टैग मिला है। मगही पान जो मगध के क्षेत्र में प्रचलित है, इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर अभी हाल ही में मिथिला मखाना जो 2022 में जीआई टैग मिला है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलाब का खाजा, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। मधुबनी पेंटिंग
मधुबनी पेंटिंग। और ये मधुबनी पेंटिंग का जो साड़ी है बना हुआ, इसी साड़ी से पहनकर निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट पेश किए थे, उसी का वो चित्र। और मधुबनी पेंटिंग, सूजनी कढ़ाई, सूजनी कढ़ाई। एक प्रश्न है कि अभी हाल ही में पद्म श्री अवार्ड मिला है सूजनी कढ़ाई से संबंधित एक महिला है, उनका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे हम वीडियो के अंत में उनका हम नाम बताएंगे। तो सूजनी कढ़ाई से एक लेडी संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा तभी इस एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो अब हाल ही में जो पूरे बिहार के सबसे नवीनतम जीआई टैग है वो ये है गया जिले के स्टोन आर्ट को। तो गया जिले के स्टोन आर्ट को हाल ही में एक जीआई टैग मिला, जो बिहार का सबसे नवीनतम जीआई टैग यही है। तो ये कहाँ है, तो जिले नीमतक वथानी प्रखंड पत्थरकट्टी गांव मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। तो बस याद रखिएगा कि हाल ही में कहाँ बिहार के किस जिले को स्टोन आर्ट के लिए जीआई टैग मिला। तो गया जिले को, या फिर गया जिले के किस आर्ट को जीआई टैग मिला, तो स्टोन आर्ट को। तो आपको ये ध्यान में रखना है अच्छे से। बाकी आपको बता हुआ है कि जीआई टैग 10 वर्ष का होता है, कॉपीराइट जीवन भर के लिए होता है, और पेटेंट 20 साल के लिए होता है, पेटेंट 20 साल के लिए होता है। आपको अहिल्याबाई होलकर, ये अहिल्याबाई होलकर यही हैं जो विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाए थे। और बिहार के अन्य जीआई टैग में यहाँ जर्दालू, शाही लीची, कतरनी चावल छूट गया था, तो कतरनी चावल, मघी पान, मधुबनी पेंटिंग जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग का फुल फॉर्म हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पहले हम बता चुके थे। जीआई टैग से मिले उत्पादन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होता है। जीआई टैग मिलने से यही फायदा होता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता प्राप्त हो जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995 में हुआ था, गैट की जगह पे। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए होता है। 2004 में दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग, जो भारत का पहला उत्पाद है, ध्यान में रखिएगा। बिहार ने 25 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक जीता, ये टॉपिक है। अब एक क्यों है इसका चर्चा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तराखंड में आयोजित 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल था। 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल पहला कहाँ आयोजन हुआ, तो उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस जब आयोजन हुआ था तो इसमें बिहार ने एक गोल्ड मेडल लाया था। और अब तक बिहार, जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है तब से कभी भी बिहार गोल्ड मेडल नहीं लाया था, तो ये पहली बार गोल्ड मेडल लेके आया है, ऐसा आपको याद रखना है। 25 वर्ष बाद, तो यही है कहने का मतलब। ये 28वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड में हुआ था, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। शुभंकर क्या था, मोली, जो मोनाल पक्षी से प्रेरित है, ये आपको ध्यान में रखना है। 32 खेल हुए थे, इसमें टॉप में रहा था महाराष्ट्र, और दूसरा नंबर में रहा था, सेकंड नंबर में रहा था हरियाणा, और थर्ड नंबर में रहा था राजस्थान। बिहार ने एक गोल्ड पदक और 6 कांस्य पदक और 6 सिल्वर और 5 कांस्य, 1 गोल्ड 6 सिल्वर और 5 कांस्य ब्रॉन्ज, जिसके तहत बिहार ने टोटल 12 पदक लाया। कितने? 12 पदक, जिसमें आपको एक बात याद होनी चाहिए कि ये जो एक गोल्ड लाया है वो कौन कौन लाया, तो अभी हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन 12 पदक लाने से बिहार का जो रैंक है वो 29th रैंक है। तो इसमें ये प्रश्न बिहार के एग्ज़ाम में आने के चांस, यानी बीपीएससी एग्ज़ाम में आने का चांस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बिहार अब तक पहली बार स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेल में। 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल हो चुका है, और इसमें पहली बार अगर स्वर्ण जीता है तो कुछ तो मायने रखता है। यानी एक स्वर्ण जीतने वाले सभी व्यक्ति जो भी जीते हैं उनका नाम आपके एकदम याद होना चाहिए। तो देखेंगे 38वें जो राष्ट्रीय खेल है वो बिहार की महिला खिलाड़ी, एक है खुशबू कुमारी, एक है निखत खातून और एक है पायल प्रीति। और ये तीनों ने लॉन बॉल में, किसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन बॉल के ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 3 नाम याद रखना है, खुशबू, निखत और पायल। ये तीनों स्वर्ण पदक जीतने में, क्योंकि ट्रिपल महिला स्पर्धा से तो 3 लोग के 1 गोल्ड मिला, और ये बिहार के लिए पहली बार था, जो बिहार के लिए गौरवपूर्ण रहा होगा। बिहार
ने 25 वर्ष के बाद राष्ट्रीय खेल में यह पदक जीता। ये बहुत बार चर्चा हो चुका था। 39वां राष्ट्रीय खेल जो 2026 में होगा वो मेघालय में होगा। एक प्रश्न है आपसे कि 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्वर्ण और किसको हराया था फाइनल मुकाबले में और स्वर्ण जीतने के लिए, तो पश्चिम बंगाल को। लॉन बॉल में कौन कौन थे, तो पायल, निखत और प्रीति। खुशबू, प्रीति और निखत। 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य से सहित 12 पदक के साथ 29 नंबर रहा बिहार का, जो सबसे अच्छा रैंक रहा अब तक का, और पहला स्वर्ण जीता है अब तक बिहार में नए एयरपोर्ट को मिली मंजूरी। तो भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण AAI द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए मंजूरी मिल चुका है बिहार के पटना के बिहटा में। और आपको पता है कि बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अब एक प्रश्न है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ है, तो 1995 में। और ये संसद के द्वारा स्थापना किया गया है, यानी ये संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि गैर संवैधानिक या वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 459 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना शुरू किया है। यह एयरपोर्ट 2026 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात आप याद रखिएगा कि जो ये बिहटा एयरपोर्ट है, बिहार में नया एयरपोर्ट है बिहटा में जो बनेगा वो 2026 तक बन के तैयार होगा। फिर वही है बिहार विमानन प्राधिकरण का स्थापना एक वैधानिक निकाय है। संसद ने अधिनियम बना के 1995 में स्थापना किया था, ये भी करवा दिए थे। बिहटा एयरपोर्ट के लाभ, तो व्यापार और पर्यटन में वृद्धि होगा, पटना शहर से लोग जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी तेज होगा, तो यात्रा और सुविधाओं में सुधार होगा। बोध गया में बौद्ध महोत्सव 2025, तो ये आपको याद रखना है कि बोलेगा आपसे कि बौद्ध महोत्सव 2025 कहाँ हुआ, तो बोध गया। देखो जो भी है हेडिंग आपको याद रहना चाहिए। तो बौद्ध महोत्सव 2025 कहाँ हुआ, बोध गया में। अब बोध गया स्थित कालचक्र मैदान, दूसरा आपको अगर ध्यान रखना है तो अगर आपसे पूछे कि कालचक्र मैदान कहाँ है, तो बोध गया में। और ये 3 दिवसीय था। बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बोध गया में। अभी हम आपको बताएं बोध गया निरंजना नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर महाबोधि मंदिर है जिसको यूनेस्को में 2002 में शामिल किया गया था। इसमें जो कलाकार आए हुए थे वो इंडोनेशिया, लाओस आदि 6 देश के थे। बाकी फिर से वो गौतम बुद्ध आए, तो गौतम बुद्ध का आपको चर्चा है। हाँ, ये याद रखना है कि बौद्ध महोत्सव का पहला जो आयोजन वर्ष था 1998 में था, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाले प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न हो सकता है कि इनमें से कौन सही हैं। पहला, बौद्ध महोत्सव 2025 बोध गया में। पहली बार बौद्ध महोत्सव और ऑप्शन में आ जाएगा 1999 में, तो गलत। अगर आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो उसको भी सही कर पाएंगे, क्योंकि पहला जो बौद्ध महोत्सव है वो 1998 में शुरू हुआ है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। और ये इनको जब भारत रत्न मिला था तो 49वां क्रम का था। वर्तमान में टोटल 53 लोग को भारत रत्न मिल चुका है। कितने लोग को, 53 लोग को, जिसमें 49वां नंबर वाले कौन थे, तो कर्पूरी ठाकुर। अब आगे पढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राजनीति का जननायक, तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है, जननायक। अब जननायक आया है तो 2 बात याद रखना। लोकनायक किसको कहा जाता है, देश नायक, देश रत्न। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और देश नायक और देश रत्न ये किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश नायक। बिहार केसरी किसको कहा जाता है, बिहार केसरी, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। और एक और है बिहार विभूति,
बिहार विभूति। तो बिहार विभूति किसको कहा जाता है? तो अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न इससे भी आता है बीपीएससी में। तो कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक कहा जाता है और ये भारतीय राजनीतिक में 70 से 71 और 77 से 89 2 बार, अच्छा हाँ ये बात आपको हम बताना भूल गए, ये बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर बतौर काम किए थे और 70 से 71 के ही दशक में इनका कार्यकाल था। तो उस समय बिहार में पहली बार शराबबंदी हुआ था, यानी शराबबंदी। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार में पहली बार शराबबंदी किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो कर्पूरी ठाकुर, और वो सेशन था 70 से 71 वाले सेशन। इनका निधन 1998 में हो गया और 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको पता है। भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ है, अब तक 53 लोगों को दिया जा चुका है। हाँ, बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैम्पियनशिप, ये इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार में, क्योंकि इस 2025 में बहुत सारे खेल और इवेंट का आयोजन किया गया है। तो अभी आपको पहला तो दिख गया कि वुमेन्स वुशु चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो बिहार में। 2-3 हम और लिख देते हैं, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम, ये भी बिहार में हुआ है 5 जिले में। तो अभी बिहार आप ध्यान में रखेंगे, बिहार के 5 जिला में कौन कौन है, तो पटना, गया, बेगूसराय, भागलपुर और एक राजगीर यानी नालंदा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो एक हो गया। दूसरा सेपक टकरा विश्व कप, और इसमें बिहार स्वर्ण पदक भी लाया था। तो इसका भी आयोजन कहाँ हुआ था, तो बिहार पटना पाटलिपुत्र जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे हुआ था। फिर हीरो पुरुष एशिया कप 2025, ये हॉकी वाला जा था, ये भी कहाँ हुआ था, तो राजगीर में। महिला वाला भी राजगीर में हुआ था। फिर एक और याद रखिएगा, पहली इंडियन ओपन एथलेटिक मीट, पहली इंडियन ओपन एथलेटिक मीट, इसका भी आयोजन बिहार के पटना में हुआ था। और भी 1-2 बात ध्यान में आपको रखना है, तो हम आपको बहुत सारे करवा दिए। वुमेन वुशु चैम्पियनशिप एक हो गया बिहार में, बाकी ये सब देख लेंगे। बाकी वैसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। नालंदा में विकास परियोजना का उद्घाटन, तो मुख्यमंत्री का आपको पता है कि प्रगति यात्रा पे थे और 263। अभी औरंगाबाद जिला में कितना था, तो औरंगाबाद जिला में था 195 और नवादा में कितना था, 142। और अभी नालंदा में कितना मिला, नालंदा में 263। तो 1, 2, तीनों आपको ध्यान में रखना। औरंगाबाद में 195, नवादा में 142 और नालंदा में 263। इतना सारा योजना, इसमें भी बहुत सारे योजना जैसे डिजिटल पुस्तकालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 महादलित परिवारों को नवनिर्मित मकान सौंपे गए। जीविका दीदियों, राजगीर में कुंड परिसर, बनेर सकसोहरा मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। बाकी राजगीर में डायनासोर पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजगीर में डायनासोर पार्क का स्थापना किया जाएगा। 95 सिंचाई परियोजना, समेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र लगाया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था, महायान शाखा से संबंधित है। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। महावीर की मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुआ था जो नालंदा में है, और बुद्ध के प्रमुख शिष्य सरिपुत्र का जन्म भी नालंदा में हुआ था। और चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में 1 वर्ष यहाँ पे बिताया था। नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष नालंदा संग्रहालय, हेनसांग मेमोरियल हॉल और राजगीर, ये सब नालंदा जिला के अंतर्गत है। गर्म पानी के झरने, पावापुरी, महावीर जो हैं उनका निर्वाण स्थल है। बोध एवं गया बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। फल्गु नदी, मोहिनी नदी चर्चा हो चुका है। राजस्व खुफिया निर्देशालय ने भारतीय मुद्रा
के जाली नोटों की छपाई में संलिप्त 7 मॉडल को गिरफ्तार किया गया। उसमें कुछ महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु और बिहार में 11 स्थान पर एक साथ तलाशी अभियान किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि नकली नोटों की छपाई को रोकथाम करने के लिए राजस्व खुफिया निर्देशालय ने एक साथ 7 मॉडल को गिरफ्तार किया गया। एक बात और, नकली मुद्रा अगर बाज़ार में ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बाज़ार में नकली मुद्रा रहेगा तो महंगाई बढ़ना तय है, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो जाएगा, काला धन ज़्यादा हो जाएगा, तो सबके पास पैसा हो जाएगा तो वस्तु महंगा हो जाएगा। महिलाओं की सहायता हेतु सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। घरेलू सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए 140, ये डाटा याद रखिए, 140 पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। किसके लिए? तो महिलाओं को सहायता हेतु सुरक्षा के लिए। महिलाओं को घरेलू हिंसा में सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संरक्षण सुनिश्चित करवाना, ये उद्देश्य होता है राज्य का। कुल 140 सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में लाया गया था। पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना का भी हाल ही में नरेंद्र मोदी जब भागलपुर की यात्रा में थे तो पीएम किसान योजना के 19वीं किस्त को जारी किए। भागलपुर से कैमी किस्त 19वीं किस्त को जारी किए, जिसमें लगभग 2.4 करोड़ महिला किसान सहित 9.8 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए। तो पीएम किसान योजना शुरू कब हुआ था? तो 2019 में। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुआ था। इसमें क्या था कि 3 समान किस्त में, यानी 2000 गुना 3 यानी टोटल 6000 रुपया दिया जाएगा। 3 समान किस्त में दिया जाएगा। एक और है, ये है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो डायरेक्ट यानी बैंक जो भी किसान होंगे उनके खातों में दिया जाता है। तो चलिए, ये रहा फरवरी मंथ का करंट अफेयर। जल्दी जल्दी रिवीजन करवाने में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका हम रिवीजन करवाते चले जा रहे हैं, जिससे आपको अंत के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाए। तो चलिए, थैंक यू।